हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? इस श्रृंखला के तहत हम लोग क्लास 5 के पर्यावरण हम पुस्तक को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एससीईआरटी या बीटीपीसी का पूरा निचोड़ है। और इससे रिलेटेड जो है, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको 20 या 25 प्लस जो है एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे से इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। और अगर आप बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है क्लास 4 के बीटीवीसी को कंप्लीट किया है, और इससे रिलेटेड जो है वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही क्लास 5 के अभी तक हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट किया था, और उसके तहत जो है हम लोगों ने पटना से नाथुला तक की यात्रा, खेल और बीजों का बिखरना, इन 3 चैप्टर के ऊपर जो है जो एमसीक्यू बन सकते थे उसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। इसका भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी जाकर इसे देख सकते हैं। बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है वो मेरा बगीचा और ऐतिहासिक स्मारक, ये दो एक्सरसाइज को डिस्कस किया जाएगा एमसीक्यू के थ्रू। हो सकता है आपको लगे कि मात्र 2 चैप्टर, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है इसमें काफ़ी कुछ जो है क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो वो सारे टॉपिक को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बिहार शिक्षक बहाली में करेंट अफेयर्स के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इन करेंट अफेयर्स को जो आपको मिनिमम 6 से 8 महीने का तैयार करना है। कुछ टॉपिक होते हैं जैसे आपका नोबेल प्राइज़ वगैरह, अगर ये पहले का है फिर भी आप उसे तैयार कर ले, लेकिन हाँ 6 से 8 महीने का करेंट अफेयर जो है वो सफिशियंट होगा। आपको मैक्सिमम जो जुलाई लास्ट का है वहाँ तक का आपको जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, जुलाई 2023 तक का जो करंट अफेयर्स है उसको आपको कंप्लीट करना है। और हमारे चैनल पे जो है आपको अप्रैल 2023 का करंट मिल जाएगा, और जून और जुलाई के जो है प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्म में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। तो आप वहाँ से भी जो है करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जुलाई 2023 का मतलब ये मत समझ लेना कि इसमें जुलाई 2023 के कंटेंट होते हैं। वो आपको पता ही होगा कि प्रतियोगिता दर्पण जो अपना नेम जो है इस तरीके से लिखता है। आपको करंट अफेयर जो है वो जुलाई 2023 तक का करना है, ना कि मैगजीन 2023 तक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लास 5 का अध्याय 4 को, जिसके तहत जो है मेरा बगीचा एक्सरसाइज है। इसके अंतर्गत मिली बताया गया है कि हमारे आसपास कौन से जीव जंतु और पशु पक्षी या तितलियाँ रहती है, उन पेड़ पौधे रहते हैं, उन सभी के बारे में बताया गया। तो इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न तो नहीं बन रहा था, लेकिन हाँ 2-3 प्रश्न बने हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न बने हैं, तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हम लोग कुछ बिहार से रिलेटेड फैक्ट को भी जान लेते हैं। चूँकि आप बिहार शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो बिहार से रिलेटेड जो स्टेट सिंबल है, स्टेट एनिमल है, ट्री है, उनके बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बिहार के सिंबल की बात करें, एम्ब्लेम की बात करें, जो प्रतीक चिन्ह है उसका, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है बिहार का एक एम्बेलम है या फिर प्रतीक चिन्ह है। इसमें ये जो वृक्ष है ये पीपल का वृक्ष है, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और इसमें जो है 2 माला लगे हुए हैं, और ये माला जो है वो आपके प्रार्थना को दर्शाता है। ठीक है, बोधि वृक्ष और उससे रिलेटेड ये 2 माला, मतलब ये पूरा जो है बौद्ध धर्म को रिलेट कर रहा है, साथ ही जो है हमारे धार्मिक पहचान को भी रिलेट कर रहा है। इसके साथ ही 2 स्वास्तिक जो है दोनों साइड में लगे हुए हैं, और ये जो पोर्शन है ये एक ईंट है, और ईंट के ऊपर जो है वो उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो बिहार का प्रतीक चिन्ह है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो बोधि वृक्ष हो गया, उसके अलावा 2 मालाएं हैं, 2 स्वास्तिक है, एक ईंट है, और ईंट के ऊपर जो है उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। तो ये प्रतीक चिन्ह था। इसके अलावा अगर बात करें बिहार के वृक्ष की, तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है। इसके अलावा बिहार का जो राष्ट्रीय पशु है वो बैल है। कहीं कहीं पे आपको गौर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये जो है राष्ट्रीय राजकीय पशु जो है बिहार का वो बैल ही है।
इसके अलावा और अगर बात करें राजकीय पक्षी की तो गौरैया है। और आपको मालूम होना चाहिए गौरैया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो था आई लव गौरैया। तो आप ये भी याद रखिएगा, इस बार का जो गौरैया दिवस का थीम है वो है आई लव गौरैया। कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, और इस बार जो बिहार दिवस का वो थीम क्या था। इसके अलावा जो है बिहार का जो राष्ट्रीय फूल है वो गेंदा का फूल है। और जो बिहार का जलीय पशु है वो डॉल्फिन है, और गंगेटिक डॉल्फिन ज़्यादा अच्छा होगा। गंगेटिक डॉल्फिन जो है ये हमारा राजकीय पशु है। और गंगेटिक डॉल्फिन जो है आपको ये भी मालूम होना चाहिए हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु भी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया, जलीय पशु का। और बिहार का जो राजकीय मछली है, स्टेट फिश है, वो मांगुर मछली को माना जाता है। आप मोर के बारे में तो मालूम ही होगा, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम होता है, ऑप्शन है पौधे को हरा बनाए रखने की विधि, अध्ययन हेतु पत्ते, फूल एवं पौधे के नमूनों का संग्रह, तालाब में उगने वाले शैवाल या हवा में उगाई जाने वाले पौधे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्ययन हेतु पत्ते, फूल एवं पौधे के नमूनों का संग्रह। देखिए जैसा कि इस बुक में एक बच्चा जो है वो जागरूक होता है और अपने आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के चीज़ों के बारे में वो अपने पिताजी या फिर अपने जो मामा रिलेटिव हैं उन सभी से पूछता है। साथ ही स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो स्कूल में उसे जो है हर्बेरियम बनाने के बारे में बोला जाता है कि आप बनाओ। तो वो बताया गया है कि फूल, पत्ती एवं पौधे के अलग अलग किस्म को इकट्ठा करने को कहा जाता है हर्बेरियम। मतलब कि इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करो और उसे जो है आप इस तरीके से सजाकर पेपर में जो है आप रख के और उसके बारे में कुछ पॉइंट जो है आप नोट कर सकते हैं। ये मतलब इस तरीके से बच्चों में जागरूकता लाने के लिए या पढ़ाने के लिए चीज़ें करवाया जाता है, एक ये विधि है। और तो आपको अब पता चल गया होगा कि हर्बेरियम क्या होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थलीय पौधे का उदाहरण है। ऑप्शन है बबूल, कैक्टस, एलोवेरा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए कैक्टस तो सब जानते हैं कि कैक्टस मरुस्थलीय पौधा है, लेकिन बबूल जिस तरीके से मरुस्थलीय पौधा होने के बावजूद हर जगह पाया जाता है, उसी तरीके से एलोवेरा ये मूलतः जो है वो मरुस्थलीय पौधा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अगर संरचना बस के अनुसार देखें तो ये दोनों जो है बबूल और एलोवेरा ये दोनों जो है मरुस्थलीय पौधे हैं। मरुस्थलीय पौधे की पहचान ये होता है कि उनका जो पत्ता है वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है ताकि ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन ना हो सके। और उनका तना जो है थोड़ा मांसल होता है, मतलब मोटेदार होता है, जिसमें वो पानी का संचय कर सकता है। तो उसी टाइप की प्रकृति जो है वो एलोवेरा में भी देखी जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा एलोवेरा भी जो है वो एक मरुस्थलीय पौधा है और बबूल भी मरुस्थलीय पौधा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। हेलियोट्रॉपिक पौधा, जेरोफाइट्स पौधे, या हाइड्रोफाइट्स पौधा, या लिथोफाइट्स पौधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेरोफाइट्स पौधा। जेरोफाइट्स पौधे वैसे पौधे होते हैं जो बहुत कम पानी की उपस्थिति में भी जो है वो अपना भरण पोषण कर लेते हैं। तो वैसे पौधे को जेरोफाइट्स पौधा कहा जाता है। और मालूम ही होगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है इस टाइप की कंडीशन होते हैं। और इन पौधे की जड़ें जो है वो काफ़ी लंबी होती है ताकि दूर तक फैल के जो ये पानी की तलाश कर सके। ये इसका एक फीचर होता है। अगर बात करें रेगिस्तान कहते किस तो रेगिस्तान वैसे प्रदेश शुष्क प्रदेश को बोला जाता है जहाँ की अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान हो और वहाँ वनस्पतियों की स्थिति जो है लगभग नगण्य हो या विरल हो। तो वैसे प्रदेश को जो है हम लोग रेगिस्तान कहते हैं। तो रेगिस्तान जो है वो दो तरीके के होते हैं अगर बोला जाए तो। एक तो हो गया जिसे हम लोग गर्म रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट, एक हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट।
हॉट डेजर्ट में जैसे इंडिया में थार मरुस्थल हो गया, फिर वर्ल्ड लेवल पे आपका सहारा मरुस्थल हो गया, उस टाइप के है। लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं जैसे हमारे यहाँ लद्दाख है, तो लद्दाख भी जो है एक डेजर्ट के रूप में जाना जाता है, उसमें जो है कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट का अगर टेक्निकली डिफिनीसन देखा जाए तो वैसे क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ की पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब मैक्सिमम हो तो वो 25 सेंटीमीटर या 10 इंच तक बारिश होता है। वैसे स्थान को जो है हम लोग रेगिस्तानी क्षेत्र कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेगिस्तान किसे कहते हैं और टेक्निकल रूप में उसका क्या डिफिनीसन होता है। ये भी पूछा जाता है कि वैसे क्षेत्र को रेगिस्तान कहते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आप हर पॉइंट को अच्छे से ध्यान दे के पढ़िए तो आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है वो क्लास 5 का है। मैंने पहले ही बताया कि क्लास जो चैप्टर 4 था उसमें बहुत कम कंटेंट थे, लेकिन हाँ आप देख चुके होंगे ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे। एक है हेर्बेरियम क्या होता है और मरुस्थलीय पौधे और रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को। अच्छा, यहाँ पे एक और कुछ फैक्ट है वो भी डिस्कस करते हुए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे बोला गया हेलियोट्रॉपिक पौधा। हेलियोट्रॉपिक पौधा वैसे पौधे को कहते हैं जो कि जैसे जैसे सूर्य रोटेट करता है वैसे वैसे ये लोग भी रोटेट करते हैं। जैसे सूरजमुखी का पौधा, उसे जो है हेलियोट्रॉपिक पौधा कहते हैं। हेलियो से जो है आप रिलेट कर सकते हैं, ये सन से रिलेट करता है हेलियो शब्द, ठीक है। तो हेलियोट्रॉपिक पौधा होता है जो सूर्य की दिशा के अकॉर्डिंग जो है अपना मुख कर लेता है, जैसे सूरजमुखी या सनफ्लावर। उसी टाइप से अगर बात करें हाइड्रोफाइटस, तो ये वैसे पौधे होते हैं जो जल में पलते फूलते हैं। वहीं लिथोफाइट्स पौधे वैसे पौधे होते हैं जो पत्थर पे या पत्थर या पहाड़ में जो है वो उगाते हैं। वैसे पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं। आप लिथोस्फीयर भी सुने होंगे, तो लिथोस्फीयर जो है वो चट्टानी परतों के अधीन को कहा जाता है। तो उसी टाइप का जो है रिलेट करता है लिथोस्फीयर को। तो ये आपका क्लियर हो गया। हेलियोट्रॉपिक जेरोफाइट्स तो देख ही लिया था, हाइड्रोफाइट्स और लिथोफाइट्स। ये जो चैप्टर है ऐतिहासिक स्मारक, चूँकि हम लोग जो BTVC बुक को कर रहे हैं तो इसमें जो मेनली बात किया गया है वो बिहार के ऐतिहासिक स्मारकों की बात की गई है। जैसे आपका नालंदा महाविहार हो गया, या इसके अलावा देव सूर्य मंदिर, और भी जो चीज़ें हैं बिहार में, गया, बोध गया, वैशाली, ये सारे जो है उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। जो पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय थे जो आज खंडर के रूप में तब्दील हो गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो हुआ था। सबसे पहले तो ये प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसके जो है स्थापना किसने की थी, तो गुप्त सम्राट जो है कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 5वीं शताब्दी में हुआ था। हो सकता है पढ़ने टाइम आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सारे फैक्ट जानते हैं, लेकिन जब यही चीज़ आपको MCQ के फॉर्म में आता है, क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसके हम आगे देखेंगे, इसके ऊपर जो MCQ है उन सभी को आगे हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो अभी तक उसके अवशेष बचे हुए हैं, जबकि वो कितना पुराना यूनिवर्सिटी है, 5वीं शताब्दी में ही उसका निर्माण हुआ था। और अभी तक उसके अवशेष जो है वो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति में बचे हुए हैं। और उस टाइम बिना सीमेंट का जो है उसका निर्माण किया गया था। तो उसका निर्माण किस तरीके से हुआ था, तो ईंट और पत्थर का तो यूज हुआ ही था, लेकिन उसे जोड़ने के लिए सीमेंट नहीं था। सीमेंट की जगह जो है वो सुर्खी, चूना, उड़द दाल, वो गुड़ का जो छोआ होता है, छोआ और गोंदी, ये जो मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का यूज करके जो है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। अगर आप बिहार में हैं या फिर आप एक भारतीय है और आपने अभी तक नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं घुमाया, तो एक बार जो है आपको जाना चाहिए। ये मेरा आपको से पर्सनल अपील है कि आप एक बार जाके ज़रूर इसे विजिट करें। अब देखते हैं इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को। प्रश्न है विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था। ऑप्शन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या उदयपुरी विश्वविद्यालय। हो सकता है कि आप इसमें से कंफ्यूज, अब तो कंफ्यूज नहीं हो, लेकिन अगर पहले ये आपको देखने को मिलता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, तो ये
5वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है कुमारगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और अगर बात करें कुमारगुप्त की तो इनका जो टेन्योर था वो 415 से जो है 415 ईस्वी से 454 ईस्वी के बीच इनका जो है ये मगध साम्राज्य मगध बोल रहे हैं गुप्त साम्राज्य के एक उत्तराधिकारी के रूप में कार्य किए थे। तो इसी आसपास में जो है ये बना था। तो 5वीं शताब्दी में ये निर्माण हो रहा है। देखो शताब्दी का जो होता है ना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 415 से 454, तो ये जो आएगा वो 5वीं शताब्दी में आएगा। ठीक है। अगर बात करें हम, मान लो अगर बोले 8वीं शताब्दी, तो 8वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ कि 701 ईस्वी से लेके 799 ईस्वी का जो टेन्योर है उसको हम लोग 8वीं शताब्दी कहेंगे। तो आप इसे जो है ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत किस शताब्दी के अंत तक हुआ था? ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो अंत हुआ था वो 1193 ईस्वी में जो इन्वेजर था बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा मतलब इसे यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो ये 1193 कौन से शताब्दी में आएगा? तो ये आपका आ जाएगा 12वीं शताब्दी में। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का अंत किस शताब्दी के अंत में हुआ था? तो 12वीं सदी के अंत में हुआ था। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी उत्कर्ष पे था। और इसमें जो है ह्वेनसांग भी आया था पढ़ाई करने के लिए। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्वविद्यालय जो ज्ञान का केंद्र था उसका अंत हो गया। तो आपको क्लियर हो गया कि होगा कि इसका अंत कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय नहीं है? नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, उसमें लाइब्रेरी भी थे। और लाइब्रेरी के बारे में बोला जाता है कि ये 9 मंजिला इमारत होती थी। और जो क्षेत्र होते थे लाइब्रेरी के उसे धर्मगंज बोला जाता था इन क्षेत्रों को। तो उसी में पूछा जा रहा है कि वो कौन से एक्चुअली इसमें 3 लाइब्रेरी थी, तो पूछा जा रहा है कि कौन जो है एक लाइब्रेरी नहीं था। ऑप्शन है रत्नदधी, रत्नरंजक, रत्नसागर या रत्नशाला। तो रत्नशाला जो है लाइब्रेरी नहीं था, जबकि बाकी 3 जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी थे। आप देख सकते हैं रत्नदधी, रत्नरंजक और रत्नसागर, ये 3 लाइब्रेरी जो है यहाँ पे थे। और जिस क्षेत्र में लाइब्रेरी हुआ करता था, पुस्तकालय हुआ करता था, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? धर्मगंज जाना जाता था। ये जो इमेजेज हैं ये जो है वो पुराने लाइब्रेरी के ही हैं। ये बताया मतलब यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा 9 मंजिला, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस टाइम जो है वो 9 मंजिल का इमारत बनाना, वो भी लाइब्रेरी, वो कितनी बड़ी बात होती थी। बोला जाता है कि जब इसे जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया था तो ये कई महीनों तक ये जलता रहा था। और इसमें लगभग 9 मिलियन से अधिक जो किताबें हैं, वो पांडुलिपियाँ हैं, वो सारी इसमें जल गई थी। तो काफ़ी बड़ा जो एक सांस्कृतिक क्षति हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, नालंदा जो पुराना यूनिवर्सिटी था वो तो अभी एक खंडर के रूप में तब्दील हो गया, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के द्वारा और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके प्रयास से जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को न्यू डेवलप किया जा रहा है, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये जो है बन के तैयार भी हो गया, 2008 में इसकी स्थापना की गई है और ये बन के तैयार हो गया और अभी इसमें क्लासेस भी चल रहा है। तो बात करते हैं इससे रिलेटेड अभी जो करेंट अफेयर्स है, जो भी हाल में चर्चा में था उसके बारे में। हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी की चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, डॉक्टर विजय भाटकर, अरविंद पनगड़िया या सुनैना सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है वो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे और उन्हीं को जो है अभी वर्तमान में नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया है, अर्थात कुलाधिपति बनाया गया है। और जो अमर्त्य सेन हैं, ये जो है वो पहले चांसलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नया नालंदा यूनिवर्सिटी बना है उसके पहले चांसलर कौन थे? अमर्त्य सेन थे। और जो पुराना वाला नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके बारे में एक फैक्ट बताना भूल गया कि ये जो है 2016 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था।
और अभी बिहार में दो विश्व धरोहर स्थित है, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया और दूसरा जो है महाबोधि मंदिर, जिसे 2022 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी का अंतरिम वाइस चांसलर अर्थात कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, अभय कुमार सिंह, अरविंद पनगड़िया या सुनैना सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह जो है वो स्कूल ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्टडीज के डीन हैं, उन्हें जो है वो वाइस चांसलर नियुक्त किया गया अर्थात कुलपति नियुक्त किया गया है। और इन्होंने इनका स्थान लिया है तो सुनैना सिंह का स्थान लिया है। आप देख सकते हैं ये जो 15 मई 2023 का न्यूज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मगध ऑप्शन है गिरिब्रज, पाटलिपुत्र, बोधगया या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी प्रारंभ में गिरिब्रज था, जब बिंबिसार यहाँ पे शासन कर रहा था। उसके बाद क्या है कि उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और उसने जो है पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बना दिया था। उदयन के बाद भी जो है कुछ चेंजेज किए गए थे, लेकिन वापस से जो है इसे राजधानी बना दिया गया। और ये मौर्य वंश के टाइम में भी यहाँ का राजधानी था। बीच में क्या हुआ था कि जो उदयन के बाद शिशुनाग आया था, शिशुनाग ने जो है वो पाटलिपुत्र से चेंज करके राजधानी को वैशाली कर दिया था। और फिर बाद में शिशुनाग के बाद काला शोक आया, उसने वैशाली से वापस जो है राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। तो वो सब अगर छोड़ भी दे तो बस इतना ध्यान रखिए कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। प्रारंभिक जो राजधानी थी वो गिरिब्रज थी अर्थात राजगीर, और बाद में जो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। हो सकता है बीपीएससी में इस टाइप की क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, उपरोक्त में एक से अधिक, मोर देन एबव या नन ऑफ दीज, इस टाइप के प्रश्न आने के चांसेज बीपीएससी में है, क्योंकि इस टाइप का जो है प्रश्न बीपीएससी का जो मेन एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, उसमें पूछे जाते हैं। देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या बताया गया। बोला गया कि मगध की राजधानी जो है वो गिरिब्रज हो या पाटलिपुत्रा, मतलब पहले जो गिरिब्रज थी, बाद में पाटलिपुत्रा थी, जो वर्तमान में पटना है। इसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी है, भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, और बोध गया जो है वो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। वैशाली जो है महावीर भगवान की जन्मस्थली है। और बिहार में सिखों के अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है पटना साहिब में है। इसके अलावा सूफी संतों का केंद्र भी जो है बिहार राज्य है। आपको मालूम होगा कि जो मनेर है, मनेर जो है वो सूफी संतों का केंद्र है। यहाँ पे जो है हजरत महमूद हजरत मखदूम याह मनेरी, उनका जो दरगाह है, और वो एक सूफी संत थे। मिली बिहार में जो है वो फिरदौसी जो सिलसिला था सूफी संतों का, और उसका यहाँ पे देखा जाता है। मनेर के आसपास के क्षेत्रों में उनका वर्चस्व था, तो और मतलब उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था। तो ये जो केंद्र है सूफी मनेर का स्थान, ये जो है उन किनका दरगाह है आपको याद रखना है, हजरत महमूद याह मनेरी, हजरत महमूद याह मनेरी का। अब बात करते हैं कि भगवान महावीर की जन्मस्थली कहाँ है। तो वो ऑप्शन है भागलपुर, वैशाली, नालंदा, बोध गया। तो इनकी जन्मस्थली जो है कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म। सिखों के किस गुरु का जन्म स्थान पटना साहिब है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो 10वें गुरु थे अर्थात अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, उनका जो जन्म स्थान था वो पटना साहिब था। एक यहाँ पे और फैक्ट बता दें, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था इसका निर्माण जो है वो किया था धर्मपाल ने, जो पाल वंश के एक राजा थे, उन्होंने जो है इसका स्थापना किया था। इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको बता दे रहा, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना तो कर दिया धर्मपाल ने, लेकिन जो उदनपुरी यूनिवर्सिटी है इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था गोपाल। और गोपाल जो है वो पाल वंश का संस्थापक भी था। नालंदा यूनिवर्सिटी मालूम है कुमारगुप्त ने किया था। और तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है वो आपका अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो बताया गया कि बिहार में कौन कौन से चीज़ें जो है वो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है या फिर यहाँ के धरोहर में शामिल है। तो इन सारे के ऊपर जो हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है गोलघर से रिलेटेड। गोलघर भी जो है हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है, और इसका निर्माण किस गवर्नर जनरल इसके निर्माण की योजना किस गवर्नर जनरल ने बनाई थी? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड मिंटो। तो इसके जो निर्माण की योजना जो बनाया था वो बनाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। और इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो 1770 में हुआ ये था कि एक काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे सूखा आया था, और उस सूखे के बाद ही जो है यहाँ पे एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की बात की गई थी, और उसी के लिए जो है एक इंजीनियर थे जॉन गार्स्टीन, उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1784, 1786, 1848 या 1872। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1786। इसका जो निर्माण शुरू हुआ था वो 1784 में हुआ था, लेकिन जो बन के तैयार हुआ वो 1786 में हुआ। तो मेनली बस आपको इतना याद रखना है कि ये 1786 में बना था। और ये जो बना था वो इंडियन के लिए नहीं बना था, मेनली इसका उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिश सैनिक हैं इस क्षेत्र में, उन्हें जो है अनाज की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ये जो है अनाज का भंडार बनाया गया था। बाद में 1979 में क्या है कि गोलघर को जो है राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। वहीं अगर कभी कभी जो है पूछा जाता है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया जाता है कि गोलघर में सीढ़ियों की संख्या कितनी है, तो काफ़ी जगह गलत इन्फॉर्मेशन रहता है। आप बस इसे याद रखिए, ये ऑफिशियल डेटा से लिया गया है कि गोलघर में जो सीढ़ियों की कुल संख्या है वो 145 है, और गोलघर का जो कुल हाइट है वो 29 मीटर है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है देव सूर्य मंदिर से रिलेटेड। देव सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पावापुरी, औरंगाबाद, जमुई या गोपालगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। ये बिहार के औरंगाबाद में स्थित है। और वहीं अगर बात करें पावापुरी की, तो पावापुरी में जो है वो जल मंदिर है, और गोपालगंज में वो थाबे का मंदिर है। अब बात करते हैं कि देव सूर्य मंदिर के बारे में, कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना बोला जाता है कि 8वीं सेंचुरी में हुआ था, और इसकी स्थापना एक चंद्रवंशी राजा थे, उनके द्वारा किया गया था। उनका नाम था भाई क्या नाम है यहाँ पे, जो भैरवेंद्र सिंह थे, चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और बोला जाता है इसका जो हाइट है वो 100 फीट के आसपास है। इसी से के एक यूनिक फीचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि देव सूर्य मंदिर का मुख किस दिशा में है? ऑप्शन है पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा। तो देखो जितने भी सूर्य मंदिर हैं भारत में, जो है टोटल बोला जाए तो 13 जो है वो फेमस सूर्य मंदिर है। तो उनमें से जो है लगभग सभी का जो फेस है, मंदिर का फेस, वो पूर्व दिशा में है। लेकिन जो देव का सूर्य मंदिर है, औरंगाबाद के देव का जो सूर्य मंदिर है, इसका फेस जो है वो पश्चिम दिशा में है, तो वेस्ट में है। तो ये आप बिल्कुल यूनिक फीचर है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है कि इट फेसेज वेस्ट अनलाइक द ट्रेडिशनल सन टेम्पल विच फेस ईस्ट। बाकी के सभी जो सूर्य मंदिर होते हैं वो पूर्व की ओर होते हैं, जबकि ये पश्चिम की ओर है। और यहाँ पे जो है वो छठ पूजा के टाइम में काफ़ी बड़ा मेला का आयोजन भी किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है जल मंदिर कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया था, फिर अभी इसका देख लेते हैं। ऑप्शन है वैशाली, पटना, पावापुरी या बोधगया। तो जल मंदिर जो है वो पावापुरी में स्थित है, और ये भगवान महावीर का जो है निर्वाण स्थल है। इनका जन्म स्थल कहाँ पे था? तो कुंडग्राम वैशाली में स्थित था, और इनका जो निर्वाण स्थल है वो पावापुरी में है। ये जो जल मंदिर है इसलिए क्योंकि ये बीच तालाब में बना हुआ है, और इस तालाब में जो वो कमल और मछली वगैरह यहाँ पे रहते हैं, जिसके कारण ये जल मंदिर काफ़ी खूबसूरत दिखता है, खासकर बारिश के मौसम में। और अंदरूनी रूप से भी देखा जाए तो ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि भगवान महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा उत्खनन स्तूप कौन सा है? ऑप्शन है केसरिया स्तूप, विश्व शांति स्तूप, सांची स्तूप या फिर भरूत स्तूप। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा केसरिया स्तूप। यहाँ पे क्वेश्चन में गौर करने वाली ये बात है कि ये पूछा गया उत्खनन स्तूप, मतलब उत्खनन से प्राप्त जो स्तूप है उसके बारे में पूछा गया, तो उसका सही आंसर होगा केसरिया स्तूप। लेकिन अगर हाइट वाइज देखा जाए तो राजगीर का जो विश्व शांति स्तूप है वो सबसे ऊँचा स्तूप माना जाता है।
और सांची स्तूप की बात करें और भरत स्तूप की, तो ये दोनों जो है वो एमपी में है। ठीक है। आखिर एक चीज़ और है कि ये स्तूप होते क्या है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद और उनके जो शिष्यों की मृत्यु के बाद उनके अवशेष को रख के और उनके ऊपर जो एक मंदिर की संरचना की आकृति बनाई गई, उन्हीं को स्तूप बोला जाता है। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्तूप जो है किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और ये जो है एक प्रतीक चिन्ह के रूप में भी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं कि मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा कि ये सबसे ऊंचा जो है उत्खनन स्तूप है। बात करते हैं केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की मोतिहारी में जो है, मोतिहारी के केसरिया नामक स्थान पे ये केसरिया स्तूप स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोक स्तंभ किस पशु की आकृति से स्तंभ में किस पशु की आकृति अंकित है। ऑप्शन है बैल, सिंह, हाथी या घोड़ा। तो देखिए जो लौरिया नंदनगढ़ का जो अशोक स्तंभ है उसमें जो है वो सिंह की आकृति बनी हुई है, और वही अगर बात करें रामपुरवा की तो वो उसमें जो है बैल की आकृति बनी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बैल की आकृति जो है वहाँ के स्तंभ में बनी हुई है। और जो सांची का स्तूप है अभी जो मैंने डिस्कस किया जो एमपी में है, वहाँ पे भी सिंह की आकृति बनी हुई है। मतलब जो अशोक स्तंभ है उस का एक खासियत ये देखा गया कि पिलर के ऊपर जो है एक पशु की आकृति बनाई जाती थी। और आपको मालूम होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक वो जो है वो शेर का जो वो सारनाथ के से लिया गया, वहाँ के जो पिलर है वहाँ से लिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और है कि लौरिया नंदनगढ़ स्तूप और रामपुरवा जो है स्तूप वो कहाँ पे है। तो लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये दोनों जो है वो हमारा पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण बोले तो बेतिया वाले क्षेत्र में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है कोल्हुआ का अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और छपरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। हो सकता है आपको डाउट हो तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट से लिया गया है। वहाँ बताया गया बिहार पर्यटन मंत्रालय की साइट पे कि कोल्हुआ का जो स्तूप है वो मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, ये जो डिटेल दिया हुआ है कोल्हुआ का, ये आपका जो है वो 5 क्लास के एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। तो ज़्यादातर कोशिश किया गया है कि आप जो प्रश्न हो वो आपकी बीटीसी के ऊपर ही आधारित हो। और उसी हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अशोक के द्वारा अनेक स्तंभ बनवाए गए थे और आज भी नंदनगढ़ लौरिया और कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि ये जो कोल्हुआ का स्तंभ है वो कहाँ स्थित है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कोल्हुआ का जो स्तंभ है वो मुजफ्फरपुर में स्थित है। तो ये इस सेशन में था। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।